नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की सौगात दी है। पीएम मोदी ने वाराणसी रेलवे स्टेशन पर 4 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इनमें सबसे प्रमुख ट्रेन वाराणसी से खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस है, जो कि काशीवासियों और पूर्वांचल के लिए एक बड़ा उपहार मानी जा रही है। प्रधानमंत्री ने इन ट्रेनों को बनारस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इसके अलावा पीएम मोदी ने वर्चुअल माध्यम से अन्य 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई। इसमें लखनऊ से सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस, फिरोजपुर से दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस और एकलुम से बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस शामिल है। नई वंदे भारत एक्सप्रेस वर्तमान में चल रही विशेष ट्रेनों की तुलना में करीब 2 घंटे 40 मिनट का समय बचाएगी। इससे यात्रियों को तेज, आरामदायक और आधुनिक यात्रा का अनुभव मिलेगा। साथ ही ये ट्रेन यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल खजुराहो तक श्रद्धालु और पर्यटकों को सुगम पहुंच प्रदान करेगी, जिससे पर्यटन उद्योग को नया आयाम और आर्थिक गति मिलेगी। और इसके साथ ही हम आपको बता दें कि देश को 4 नई वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है। वाराणसी से खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस और लखनऊ से सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस और फिरोजपुर से दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिली है। ग्राफिक्स के जरिए से हम आपको बता रहे हैं। और बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस भी मिली है। और इसके साथ ही इस सौगात के बाद बता दें कि नए आयाम और विकास की रफ्तार में एक और आयाम जुड़ा है। इन ट्रेनों में बता दें कि क्या क्या अगर खास है बात करें तो आधुनिक विशेषताएं इसमें सबसे ज्यादा खास है। सुरक्षा में उन्नयन गति एवं आराम इसमें देखने को मिलेगा। इसके साथ ही सीट सुविधा इसकी काफी ज्यादा अच्छी है, एयर क्वालिटी और इसके साथ ही सफाई। और ये हम आपको बता रहे हैं जहां वाराणसी से खजुराहो वंदे एक्सप्रेस और इसके साथ ही 4 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात मिली है। और देश को 4 नई वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है, जहां वाराणसी से खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस, लखनऊ से सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिली है, फिरोजपुर से दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस की और बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिली है। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर इनको रवाना किया है। और इसके साथ ही बता दें कि अगर बात करें इन ट्रेनों में क्या क्या खास है तो इसकी विशेषताएं काफी ज्यादा। और इसके साथ ही देश को पीएम मोदी का खास तोहफा देखने को मिला है, जहां बता दें कि उन्होंने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। वर्चुअली माध्यम से उन्होंने हरी झंडी दिखाई। और इस दौरान बता दें कि उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। और अगर बात करें कि इन ट्रेनों में क्या क्या खास है तो आधुनिक विशेषताएं और सुरक्षा में उन्नयन गति एवं आराम है इसमें। इसके साथ ही सीट सुविधा काफी ज्यादा अच्छी है, एयर क्वालिटी और सफाई अन्य आधुनिक सुविधाएं भी इसमें हैं, जिससे कि बता दें कि यात्रा काफी ज्यादा आरामदायक होती हुई नजर आएगी। इसकी खासियत है जहां बता दें कि सुरक्षा में उन्नयन है और गति एवं आरामदायक यात्रा अब यात्रियों को यहाँ करने को मिलेगी। सीट सुविधा भी काफी ज्यादा अच्छी है, एयर क्वालिटी और सफाई अन्य आधुनिक सुविधाएं भी इसमें उपलब्ध करवाई गई हैं। इसके साथ अगर बात करें कि यात्रियों को इसमें क्या क्या मिलेगा तो हाई स्पीड के कारण समय कम लगेगा। जो पहले समय ज्यादा लगता था अब उसमें बता दें कि कमी आती हुई नजर आएगी। बेहतर सिटिंग व्यवस्था के कारण आराम होता हुआ नजर आएगा, यात्रा में आसानी होगी। और सफाई और इसके साथ ही एयर कंडीशनिंग और सुरक्षा की दृष्टि से भरोसा इससे बढ़ता हुआ नजर आएगा। प्रमुख शहरों में बेहतर कनेक्टिविटी अब मिलने जा रही है, जिसके बाद बता दें कि यात्रा काफी ज्यादा सुरक्षाजनक और आरामदायक होती हुई नजर आएगी। और इसके साथ ही हम आपको बता रहे हैं इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे, जहां वाराणसी में ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई है। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री द्वारा ये बड़ी सौगात मिली है, जहां प्रमुख शहरों में बेहतर कनेक्टिविटी इससे मिलती हुई नजर आएगी। और देश को पीएम मोदी का खास तोहफा देखने को मिला है, जहां उन्होंने वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी है। और इसके साथ ही पीएम मोदी ने वाराणसी रेलवे स्टेशन पर 4 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। और इस दौरान उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इनमें सबसे प्रमुख ट्रेन वाराणसी से खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस है, जो कि काशीवासियों और पूर्वांचल के लिए एक बड़ा उपहार मानी जा रही है। प्रधानमंत्री ने इन ट्रेनों को बनारस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहे। इसके अलावा पीएम मोदी ने वर्चुअल माध्यम से अन्य 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है।
इसमें लखनऊ से सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस, फिरोजपुर से दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस और बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस शामिल है। नई वंदे भारत एक्सप्रेस वर्तमान में चल रही विशेष ट्रेनों की तुलना में करीब 2 घंटे 40 मिनट का समय बचाएगी। इससे यात्रियों को तेज, आरामदायक, आधुनिक यात्रा का अनुभव मिलेगा। साथ ही यह ट्रेन यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल खजुराहो तक श्रद्धालु और पर्यटकों को सुगम पहुंच प्रदान करेगी, जिससे पर्यटन उद्योग को नए आयाम और आर्थिक गति मिलती हुई नजर आएगी। और इन ट्रेन में बता दें कि काफी ज्यादा खासियत है और देश को बता दें कि 4 नई वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है। वाराणसी से खजुराहो वंदे भारत की सौगात दी गई है और वर्चुअली माध्यम से पीएम मोदी ने यह सौगात दी है, जहां उन्होंने बनारस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर इनको रवाना किया है। तेज गति से इसी रास्ते पर चल रहा है। इसी कड़ी में आज देश के अलग अलग हिस्सों में नई वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत हो रही है। काशी से खजुराहो वंदे भारत के अलावा फिरोजपुर दिल्ली वंदे भारत, लखनऊ सहारनपुर वंदे भारत और एर्नाकुलम बेंगलुरु वंदे भारत, इसको भी हरी झंडी दिखाई गई है। इन 4 नई ट्रेनों के साथ ही अब देश में 160 से ज्यादा नई वंदे भारत ट्रेनों का संचालन होने लगा है। मैं काशी वासियों को, सभी देशवासियों को इन ट्रेनों की बहुत बहुत बधाई देता हूं। सभी देशवासियों को इन ट्रेनों की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी ट्रेनें भारतीय रेलवे की अगली पीढ़ी की नींव तैयार कर रही है। ये भारतीय रेलवे को ट्रांसफॉर्म करने का एक पूरा अभियान है। वंदे भारत भारतीयों की, भारतीयों द्वारा, भारतीयों के लिए बनाई हुई ट्रेन है, जिस पर हर भारतीय को गर्व है। वरना पहले हम कर सकते हैं क्या? ये तो विदेश में हो सकता है, हमारे यहां होता। होने लगा कि नहीं होने लगा? हमारे देश में बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हमारे देश के लोग बना रहे हैं कि नहीं बना रहे? ये हमारे देश की ताकत है। और अब तो विदेशी यात्री भी वंदे भारत को देखकर अचंभित होते हैं। आज जिस तरह से भारत ने विकसित भारत के लिए अपने साधनों को श्रेष्ठ बनाने का अभियान शुरू किया है, ये ट्रेनें उसमें एक मील का पत्थर बनने जा रही है। साथियों, हमारे भारत में सदियों से तीर्थ यात्राओं को देश की चेतना का माध्यम कहा गया है। ये यात्राएं केवल देव दर्शन का मार्ग नहीं है, बल्कि भारत की आत्मा को जोड़ने वाली पवित्र परंपरा है। प्रयागराज, अयोध्या, हरिद्वार, चित्रकूट, कुरुक्षेत्र, ऐसे अनगिनत तीर्थ क्षेत्र हमारी आध्यात्मिक धारा के केंद्र है। आज जब ये पावन धाम वंदे भारत के नेटवर्क से जुड़ रहे हैं, तो एक तरह भारत की संस्कृति, आस्था और विकास की यात्रा को जोड़ने का भी काम हुआ है। भारत की संस्कृति, आस्था और विकास की यात्रा को जोड़ने का भी काम हुआ है। ये भारत की विरासत के शहरों को
देश के विकास का प्रतीक बनाने की तरफ एक अहम कदम है। साथियों, इन यात्राओं का एक आर्थिक पहलू भी होता है, जिसकी उतनी चर्चा नहीं होती। बीते 11 वर्षों में यूपी में हुए विकास कार्यों ने तीर्थाटन को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। पिछले साल बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए 11 करोड़ श्रद्धालु काशी आए थे। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद 6 करोड़ से ज्यादा लोग रामलला के दर्शन कर चुके हैं। यूपी की अर्थव्यवस्था को इन श्रद्धालुओं ने हजारों करोड़ रुपए का लाभ पहुंचाया है। इन्होंने यूपी के होटलों, व्यापारियों, ट्रांसपोर्ट कंपनियों, स्थानीय कलाकारों, नाव चलाने वालों को निरंतर कमाई का अवसर दिया है। इसके कारण अब बनारस के सैकड़ों नौजवान अब ट्रांसपोर्ट से लेकर बनारसी साड़ियों तक हर एक चीज में नए नए व्यापारों को शुरू कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 7 से 18 नवंबर तक चलने वाले मध्य प्रदेश सांस्कृतिक महोत्सव के तहत नागपुर के ईश्वर देशमुख कॉलेज में आयोजित सामूहिक गीत पाठ में सहभागिता की। इस अवसर पर हजारों लोगों ने एक साथ गीता का पाठ किया। कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और एकता के संदेश को जन जन तक पहुंचाना रहा। नितिन गडकरी ने कहा कि गीता जीवन को दिशा देने वाला ग्रंथ है और इसके पाठ से समाज में सकारात्मक ऊर्जा और सद्भाव का संचार होता है। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। दिल्ली एनसीआर की हवा काफी ज्यादा जहरीली होती हुई नजर आ रही है। कई इलाकों में AQI पहुंचा 300 के पार, जो कि काफी ज्यादा खराब श्रेणी में आता है। इसके साथ ही जहरीली हवा से सांसों पर गंभीर खतरा अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रदूषण के चलते दिल्ली सरकार का फैसला, दिल्ली में सरकारी दफ्तरों के समय में बदलाव किया गया है। जैसा कि बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सुबह 10 से 6:30 बजे तक खुलेंगे सरकारी ऑफिस, सुबह 8:30 से 5 बजे तक खुलेंगे एमसीडी ऑफिस और 15 नवंबर से 15 फरवरी 2026 तक ये नियम लागू रहेगा। दिल्ली की हवा जहरीली बनी हुई है। आंख में जलन, त्वचा पर जलन होने के साथ साथ सांसों का संकट बरकरार है। दिल्ली की हवा एक बार फिर 300 के पार बेहद ही खराब श्रेणी में पहुंच गई है। तापमान में गिरावट के साथ दिल्ली का प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है, जिसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सर्दियों के लिए नए कार्यालय समय घोषित किए हैं। सड़क पर एक साथ वाहनों की भीड़ को कम करने को लेकर यह फैसला लिया गया है। जहां बता दें कि अब यह फैसला लागू रहेगा और वाहनों की भीड़ को कम करने के लिए यह अहम फैसला लिया गया है। नई व्यवस्था 15 नवंबर 2025 से 15 फरवरी 2026 तक लागू रहेगी। दिल्ली सरकार के बता दें कि कार्यकाल अब सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक चलेंगे, जबकि नगर निगम के कार्यालय सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगे। सीएम ने पर्यावरण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर यह अहम निर्णय लिया है। और इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जहां बढ़ते प्रदूषण को लेकर यह अहम फैसला लिया गया है और एनसीआर की हवा काफ़ी ज़्यादा जहरीली हो गई है, जिससे दृश्यता काफ़ी ज़्यादा कम है। और इसके साथ ही बता दें कि भीड़भाड़ और यातायात में और दृश्यता के चलते लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। अब सीएम रेखा गुप्ता ने बता दें कि बैठक कर एक अहम फैसला लिया है। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बिहार में सीएम योगी की आज 3 जनसभाएं हैं।
जनसभाएं हैं, जहां मोतिहारी, पिपरा और अतरी में जनसभा को संबोधित करेंगे। आज भी सीएम योगी आदित्यनाथ धुआंधार प्रचार करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ की 3 जनसभाएं हैं। विधानसभा क्षेत्र में जनसभा का आयोजन और इसके साथ ही पूर्वी चंपारण के पिपरी में दूसरी जनसभा संबोधित करेंगे। गायाजी के अतरी में तीसरी जनसभा होगी। एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार बिहार विधानसभा चुनाव में अपना दमखम दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। जहां बता दें कि कई रैलियां और जनसभाओं को पहले चरण के लिए वो संबोधित कर चुके हैं। अब दूसरे चरण के लिए तैयारियां की जा रही हैं, जहां 122 सीटों पर बता दें कि वोटिंग होगी, जिसको लेकर अब सीएम योगी आदित्यनाथ आज अपनी 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे और इसके साथ ही एनडीए के पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। उत्तराखंड राज्य गठन के 25 साल पूरे रजत जयंती पर एफआरआई में भव्य समारोह का आयोजन होगा। 9 नवंबर को देहरादून आएंगे पीएम मोदी। रजत जयंती उत्सव में शामिल होंगे पीएम। 10,000 करोड़ की सौगात दे सकते हैं पीएम। सीएम धामी ने बता दें कि तैयारियों का जायजा लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां खबर देहरादून से है। मुख्यमंत्री धामी ने एफआरआई परिसर में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों का निरीक्षण किया। साथ ही अधिकारियों को समय पर सभी व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि उत्तराखंड स्थापना के 25 वर्षों के अवसर पर पीएम मोदी उत्तराखंड आने वाले हैं, जिसको लेकर सीएम धामी ने तैयारियों का निरीक्षण किया। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। रजत उत्सव और रजत जयंती वर्ष है। प्रधानमंत्री जी 9 नवंबर को हमारे रजत जयंती समारोह में रजत वर्ष पर यहाँ पर आ रहे हैं और उनके आने से पूरे उत्तराखंड वासियों में अपार जोश है, खुशी है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का देवभूमि उत्तराखंड से गहरा लगाव है। उसी प्रकार हर एक उत्तराखंड वासी भी उनको अपने परिवार की सदस्य की तरह मानता है। यहाँ की माताएं बहनें अपने भाई, अपने बेटे की तरह उनसे रिश्ता मानती हैं और उत्तराखंड के लिए अभूतपूर्व रूप से उनके कालखंड में जो विकास आगे बढ़ा है, 2 लाख करोड़ से अधिक की योजनाएं यहाँ पर गतिमान हैं और ये 25 सालों की यात्रा है। राज्य उत्तराखंड के नौजवानों ने, माताओं बहनों ने, यहाँ के आंदोलनकारियों ने, बलिदानियों ने अपने संघर्षों से इस राज्य की लड़ाई लड़ी। अटल जी के प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में राज्य बना। जहां अटल जी ने राज्य बनाया, मोदी जी ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया। इसलिए रजत जयंती का वर्ष, स्थापना समारोह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसे अवसर पर प्रधानमंत्री जी के आने से निश्चित रूप से पूरे देवभूमि वासियों में एक नई ऊर्जा, नए जोश का संचार होगा और हम आगे की जो 25 वर्षों की हमारी स्वर्णिम यात्रा है, जब हम अपनी स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहे होंगे, उस समय उत्तराखंड हर क्षेत्र में अग्रणी होगा, देश का आदर्श राज्य होगा, देश का श्रेष्ठ राज्य होगा। ऐसा संकल्प लेकर हम आगे बढ़ेंगे। तो पीएम मोदी जब भी आते हैं तो बिना मांगे बहुत सारी सौगातें दे देते हैं। प्रधानमंत्री जी के आने पर हजारों योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास तो होगा ही, क्योंकि उनका आना ही अपने आप में हमारे लिए बहुत बड़ी सौगात है। भोपाल स्थित मोतीलाल विज्ञान आदर्श महाविद्यालय परिसर में आज स्वदेशी मेले का दीप प्रज्वलित कर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने मेला परिसर में स्थापित भगवान श्री राम की प्रतिमा का अनावरण किया। तो वहीं मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने मेले में लगाए गए लघु उद्योगों के विभिन्न स्टॉल्स का अवलोकन किया और स्वदेशी उत्पादों की जानकारी ली। उन्होंने उद्योगों से आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल के लक्ष्य की दिशा में निरंतर प्रयास करते रहने का आह्वान किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वदेशी उत्पाद न केवल हमारे देश की समृद्ध परंपरा और संस्कृति के प्रतीक है, बल्कि ये आत्मनिर्भरता की दिशा में एक सशक्त कदम भी है। उन्होंने उद्यमियों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार स्थानीय उत्पादों के प्रोत्साहन और विपणन में हर संभव सहयोग प्रदान कर रही है। समसामयिक है आज के अवसर पर स्वदेशी की बात करना। चारों तरफ से
कुछ ही दिनों में हम सब प्रकार चीजों से परिचित भी हो गए और ये दौरों को समझने के लायक भी बन गए। एक नेतृत्व जब सामने होता है तो नेतृत्व की दृष्टि, नेतृत्व की स्टेप और उनके द्वारा बताए गए मार्गों से बढ़ने वाले रास्ते के आधार पर जो हमको दुनिया के अंदर होने वाली हलचल दिखाई देती है, उससे सारी बातें समझ में आ जाती। हम केवल कुछ ही बातें कर लें कि अंग्रेज अगर आए भारत में, उस समय का हमारा वो दौर भारत का, जब भारत खुद सोने की चिड़िया के माध्यम से दुनिया भर में व्यापार करता था, व्यापार व्यवसाय के आधार पर बढ़ता था। लेकिन कोलंबस का आना, वास्को डिगामा का आना, ये दो अलग अलग घटनाएं हैं जिनके कारण से उस समय के स्पेन और पुर्तगाल के माध्यम से दुनिया के अंदर भारत को खोजने चले वो लोग आखिर कहां से, किस कारण से आए, जो जिनके यहाँ खुद के आर्थिक क्या स्थिति थी बताने की जरूरत नहीं। और जब वो भारत में आकर के मसाले के जहाजों के पीछे पीछे आए तो हमारा अपने भारत की दुनिया के अंदर ताकत क्या थी, हमारी साख क्या थी, और ये दोहराने की जरूरत नहीं। उस दौर के अंदर केवल अपने उस षड्यंत्रों के बलबूते पर व्यापार व्यवसाय करने वाले व्यापारी, स्वदेशी का महत्व क्या है हम सब जानते कि हमने अपनी सज्जनता के कीमत भी चुकाई, और ये जो स्वदेशी के बजाय विदेशी के चमक दमक का जो आकर्षण था, उस चमक दमक की कीमत देश ने कैसी चुकाई। और हम सब उस दौर से आगे बढ़ते हुए चले तो 1857 में भी पंजाब से कूका भाई ने जो विद्रोह के अपने बिगुल फूके, उसका आधार भी अगर बना तो हमारा स्वदेशी का ही। इसके साथ ही रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से बड़ी खबर है, जहां कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश की गई, नाकाम हुई है। कैरन सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम हो गई है। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर किया है। आतंकियों ने सेना पर फायरिंग की थी। इसके साथ ही कुपवाड़ा में सेना का ऑपरेशन पिपलट जारी है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। भारतीय सेना की निचार कोर के अनुसार 7 नवंबर को पाकिस्तानी अधिकृत कश्मीर की तरफ से घुसपैठ की जानकारी मिली थी। इसके बाद बता दें कि कुपवाड़ा इलाके में ऑपरेशन पिंपल चलाया गया। सर्च अभियान के दौरान सैनिकों ने संदिग्ध गतिविधि देखी और उन्हें चुनौती दी, जिसके परिणाम स्वरूप आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू करी। जवाबी गोलीबारी में 2 आतंक मारे गए हैं और इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास स्थित झुग्गी बस्तियों में भीषण आग लग गई। आग की लपटें देखते ही देख बढ़ने लगी। आग लगने की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने के काम में लग गई। राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। फिलहाल किसी के हाथाहाथ होने की खबर नहीं है, लेकिन झुग्गियां आग की चपेट में आ गई हैं और आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। और झुग्गियों में बता दें कि भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। दमकल ने बुझाई आग, कई झुग्गियां जलकर खाक हो गई। आग लगने से हड़कंप मच गया है और इसके साथ ही सूचना मिलते ही दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे, जहां आग को बुझाया गया। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही और ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।